हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी थोड़ी सी ब्रेक पे था और ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 पार्ट 2। तो लेक्चर नंबर 5 का जो पार्ट 1 है वो हमने कंक्लूड किया था यहाँ पर। लास्ट पे जब मैंने दोबारा उस वीडियो को देखा तो लास्ट पर ये वाला पार्ट जो है उसमें मिसिंग था। आप उसको दोबारा ये देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैंने इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो यूनिट्स हैं वो लिखे थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो अगर E.A है तो उसके जो यूनिट्स हैं वो इसी से हम बना लेते हैं। E इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट न्यूटन पर कूलम है और एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर हैं। तो इन सबको अगर हम मिला के लिखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट होंगे। यहाँ पर हमने पार्ट 1 जो है उसको कंक्लूड किया था। अब हम जो है वो चलते हैं इसके पार्ट 2, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थोड़ी सी डिस्कशन के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सफ़ियर जो है उसको डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर को वहाँ पे कंक्लूड करेंगे। अब जैसा कि आप लोग ने देखा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है या उसकी जो कैलकुलेशन है वो हम इस फार्मूले से कर सकते हैं। इस फार्मूले में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दैट इज़ E.A। E इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर क्वांटिटी एंड A इज़ एरिया वेक्टर। अच्छा, अब अगर इसको हम स्केलर प्रोडक्ट को E.A को अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो दैट इज़ EA टाइम्स थीटा। अब यहाँ पर जो थीटा है यहाँ पर वो एंगल है। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन E विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड A इज़ एरिया वेक्टर, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ के दरमियान एंगल को हम थीटा कहते हैं। अब इसके दो केसेस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक है थीटा के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। पहला केस जो है, लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ केस 1, लेट थीटा इक्वल्स 0, राइट। ये हमारे पास पहला केस है। अगर हम थीटा 0 लेते हैं तो इसके क्या मीनिंग्स हैं? थीटा 0 का मतलब है कि E वेक्टर और A वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो 0 है। इसकी पहले कैलकुलेशन, फिर इसकी यहाँ पे डायग्राम। अगर कैलकुलेशन हम करें इस फार्मूले के मुताबिक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आता है EA टाइम्स cos 0। cos 0 की जो वैल्यू है वो हमें पता है, दिस इज़ 1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दैट इज़ E times A. This is the value of electric flux when the angle between E and A is 0. अब इस एंगल जो है इसका क्या मतलब है? तो सिचुएशन जो है हमारे पास वो इस तरह है, E और A को के दरमियान एंगल अगर 0 दिखाना हो तो वो हमारे पास सिचुएशन इस तरह से है कि ये हमारे पास एक सरफेस है, एक एरिया है, और इसमें जो इसका एरिया वेक्टर A है वो इस डायरेक्शन में है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस केस में इस तरह से पास कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ यानी E और A के दरमियान यहाँ पर एंगल 0 है। जो कि हमने पढ़ा हुआ है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ अगर पैरेलल हैं, जैसा कि E और A हमारे पास दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होता है वो 0 होता है। तो ये सिचुएशन है जिसमें थीटा 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। मैं एक बात यहाँ पे करता हूँ और वो ये है देखिए बच्चों, इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जिसको ये मैंने रेड लाइन से इस तरह से शो किया है, अगर इस आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एरिया वेक्टर A के साथ देखेंगे तो इसका ये बनते हैं दोनों पैरेलल जहां इनके दरमियान एंगल 0 है। लेकिन अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखें इस एरिया के साथ, इस एरिया की सरफेस के साथ, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस एरिया की सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पर इसका एंगल बनता है 90। इस बात से आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हमने डिस्कस किया है सारा और यहाँ पे भी मैंने लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E का A के साथ जो एंगल है वो 0 है और
इस सरफेस के साथ जो इसका एंगल है वो 90 है। अगर एग्जामिनर आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछता है और आपको थोड़ा कंफ्यूज करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया के दरमियान एंगल 0 है, तो आपने एरिया और एरिया वेक्टर दोनों में फ़र्क रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एरिया वेक्टर के साथ एंगल 0 है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एरिया के साथ जो एंगल है वो 90 है। अब दो डिफरेंट टर्म्स हैं, आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना। एक टर्म है एरिया वेक्टर और दूसरी टर्म है सिर्फ एरिया या सरफेस। तो एरिया वेक्टर वेक्टर है, उसके साथ इसका एंगल 0 है। इस कंडीशन के मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ जो थीटा की वैल्यू लगनी है वो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होगा वो लगनी है। ऑलराइट, दोनों वेक्टर्स, मैंने शुरू में वेक्टर्स को डिस्कस किया था, और यहाँ जो थीटा 0 आएगा वो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान। लेकिन अगर वो कहे कि ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के साथ या इस सरफेस के सिर्फ एरिया के साथ एंगल कहे, तो दैट इज़ अनदर केस। उस केस में जो एंगल है दैट इज़ 90। एंगल ऑफ दिस वेक्टर ई विद दिस सरफेस और विद द एरिया ऑफ दिस सरफेस इज़ 90। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ जाएगी और आपने इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है बच्चों, अब हम इसका दूसरा केस डिस्कस करते हैं। ये था केस 1 और हमारे पास है केस 2। केस 2 जो हमारे पास है, लेट एंगल इज़ 90, लेट थीटा इज़ 90। इस फॉर्मूले में तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है उसके मुताबिक हमारे पास है E डॉट ए। तो इस फार्मूला E डॉट ए को हम लिखते हैं E A कॉस थीटा। अब यहाँ मैंने थीटा को 90 लेना है, तो फाई E इक्वल्स E A कॉस 90, और चूँकि कॉस 90 की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0। ठीक है बच्चों, अब ये जो 90 है इस केस में क्या होगा, या इसकी जो शेप बनेगी वो किस तरह से बनेगी, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। इस पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब देखें बच्चों, हमारे पास सिचुएशन ये है कि अब यहाँ पर हम एक एरिया लेते हैं। लेट्स से दिस एरिया इज़ लाइंग हॉरिजॉन्टली। अब इस एरिया की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, तो इसका मतलब है कि जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऑलराइट, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड है। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस डायरेक्शन में हैं, तो ये जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला जो केस है वो हमारी इस कंडीशन के ऊपर जाकर पूरा उतर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर जो एंगल है दैट इज़ 90। अब जो इस कंडीशन के मुताबिक जो हमारे पास थीटा है दैट इज़ 90, थीटा इज़ 90, तो अगर इस फार्मूले में थीटा 90 लगेगा तो cos 90 विल बी 0, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0। अब ये जो सिचुएशन मैंने आपके सामने बनाई है, इस सिचुएशन में ये जो थीटा है दैट इज़ एंगल बिटवीन A एंड E, आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी आपने बिल्कुल जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। अगेन मैंने दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल लिया है। ठीक है, अब फ्लक्स जो है इस सिचुएशन के मुताबिक फ्लक्स 0 है। फ्लक्स के 0 होने का मतलब नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज़ पासिंग थ्रू एनी एरिया, और ये बिल्कुल सिचुएशन ठीक है। इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस एरिया में से पास नहीं कर रही बल्कि इस एरिया के ऊपर से गुजर रही हैं, और हमारी जो न्यूमेरिक वैल्यू है और जो हमारी एक फ़िज़िकल सिचुएशन है उसमें बिल्कुल जो है वो एक दूसरे के साथ एग्री हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, और इस सिचुएशन में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया के साथ जो एंगल है वो 90 है, जबकि इस सरफेस के साथ जो एंगल है वो 0 है। सरफेस यूँ हॉरिजॉन्टल पड़ी है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सरफेस हॉरिजॉन्टल है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके ऊपर से पास कर रही हैं, तो एंगल इज़ 0। तो सरफेस के साथ एंगल 0 है, जबकि
एरिया वेक्टर के साथ एंगल 90 है। तो बात बहरहाल इधर मैं कंक्लूड इसको वाइंड अप करता हूँ इसको, कि जब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, ई ए कॉस थीटा को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो थीटा है दैट मीन्स द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई एंड एरिया वेक्टर ए। ऑलराइट, उम्मीद है आप इस बात को अंडरस्टैंड कर गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और हमारे पास हेडिंग है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सफ़ियर। ये इसका एक स्पेशल केस है कि इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मज़ीद बेहतर समझने के लिए हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। इसकी समझ लें ये एज ए एग्ज़ाम्पल है, या इट्सेल्फ एक क्वेश्चन भी है कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सफ़ियर जो है उसको कैलकुलेट करें। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सफ़ियर जो है इसको हम लेते हैं। तो सफ़ियर जो है दैट इज़ अ क्लोज्ड सरफेस, नॉट अ ओपन सरफेस। तो एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है, हम इसको इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि लेट्स से कि ये एक पॉइंट चार्ज है, और इस पॉइंट चार्ज जो है, ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, पॉइंट चार्ज क्यू, राइट। ये हमने पहले दिन से पॉइंट चार्ज को लिया हुआ है, और इस पॉइंट चार्ज के अराउंड एक सरफेस है, और ये जो सरफेस है दिस सरफेस इज़ अ सफ़ियर। बनाने में तो यहाँ पे एक सर्कल बनेगा 2 डायमेंशन, बट जैसा मैं कह रहा हूँ दिस इज़ अ सफ़ियर दैट इज़ इन 3 डायमेंशन, दिस इज़ ऑल अराउंड द चार्ज। अब ये जो Q है, प्लस Q है, इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी दैट विल इमर्ज इन ऑल डायरेक्शंस, हर तरफ जाएंगी, राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन, फ्रंट, बैक। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इन 3 डायमेंशन। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दैट विल गो इन ऑल द डायरेक्शंस एंड इट विल पास थ्रू द सरफेस ऑफ सफ़ियर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सफ़ियर की सरफेस में से पास करेंगी तो दैट विल बिकम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सफ़ियर। तो हमने इसको कैलकुलेट करना है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है थ्रू अ सफ़ियर, इसकी वैल्यू क्या होती है, और इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए जो एक बात आपने और याद रखनी है कि ये जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बनाया है, जो हमारे पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई ई इक्वल्स ई डॉट ए, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है उस एरिया वेक्टर के या उस सरफेस पे जो कि प्लेन होगी। ऑलराइट, इट इज़ अंडरस्टूड। ये एमसीक्यूज़ वगैरह में क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि what is this A? A is area vector and area vector is for always it is for a flat surface. Alright, ये भी आपने याद रखना है। E डॉट A है और फिर उसको हम लिख सकते हैं E A टाइम्स कॉस थीटा। अब जो है ये हमारे केस में जो है वो एक सफ़ियर है, तो सफ़ियर इज़ नॉट अ प्लेन सरफेस। अब ये भी आप सोच रहे होंगे कि सफ़ियर इज़ नॉट अ प्लेन सरफेस, सफ़ियर इज़ अ क्लोज्ड सरफेस, और ये फॉर्मूला जो है इसको यूज़ करके सफ़ियर का जो फ्लक्स है वो फिर किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो उसमें जो फिर तरीक़ाकार ये होता है कि हम इस पूरे सफ़ियर की सरफेस को स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया, जो है जो वर्ड मैंने पहले यूज़ किया था पिछली वीडियो में, स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया मीन्स स्मॉल पोर्शन ऑफ द होल सरफेस जो है उसको कंसीडर करते हैं। लेट्स से कि अगर मैं इस सफ़ियर का एक इतना पार्ट जो है वो लेता हूँ, दैट इज़ अ स्मॉल part of this sphere. This small part of sphere is a plane surface, right? This is a plane surface. और अगर इसकी मैं बात करूँ तो इस plane surface की, तो it has area vector in this direction which is perpendicular to this surface. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनको अगर मैं ड्रॉ करूँ, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन दिस पोर्शन इज़ ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये आप लोग यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। इसको यहाँ से अगर मैं सॉलिड लाइन से ड्रॉ करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी इन दिस डायरेक्शन। नाउ E इज़ इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज स्मॉल पार्ट डेल्टा A1 एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। तो ये जो पूरे सफ़ियर की जो सरफेस होगी इसको हम छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड कर लेंगे। जैसे ये बनाया है ऐसे ही इधर भी एक स्मॉल पार्ट जो है वो कंसीडर होगा, और इसका जो एरिया वेक्टर है उसको अगर मैं डेल्टा A2 कहूँ तो वो इस तरफ होगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी अगर मैं लूँ तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी E की वो आपके सामने है, वो
जो है वो लाइन इस तरफ को जो है वो जाएगी। इस तरह इसी तरह के कुछ एरियाज़ जो है वो इधर भी बनाए जाएंगे और इस तरह पूरी सरफेस जो है उसको हम लेंगे, इन सारे एरियाज़ में जो है वो डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम हर सरफेस एरिया जो है एरिया जो स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया बनेगा इसका अलहदा से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे इसी फार्मूले से। देन वी ऐड ऑल दैट फ्लक्सेस एंड दैट विल बिकम द टोटल फ्लक्स ऑफ दिस स्फीयर। तो उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो मैं आपके सामने यहाँ पे कर देता हूँ। तो मैं ये लिखता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू a small element of area delta A1, उस फ्लक्स को हम कहेंगे phi1 और उसको जब हम लिखेंगे तो दैट विल बिकम E डॉट डेल्टा A1, राइट। अब यहाँ पर मैं E1 जो है ये भी लिख लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है। तो E1 dot delta A1 will be the flux of only this small area, right? This small area. Similarly, हम ये देखेंगे कि जो दूसरे स्मॉल एरियाज़ हैं डेल्टा A2, डेल्टा A3, उनके जो फ्लक्सेस हैं और उसको हम देखेंगे तो वो बनेंगे हमारे पास E2 डॉट डेल्टा A2 और इस तरह अगर हम कंटिन्यू रहें तो हमारे पास E3 डॉट डेल्टा A3 एंड देन we can continue with 4, 5, 6 and so on up to the last patch. Up to the last patch, let's say the last one is phi n and that means En dot delta A n. So that will be the flux of all the small patches in which the sphere has been divided. ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को आप समझ जाए। उसके बाद हम यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर जो है वो एक पॉइंट आप सोच रहे होंगे कि सर ने इस तरह से क्यों लिखा है। मैंने यहाँ पे लिखा E1 डॉट डेल्टा A1, E2 डॉट डेल्टा A2, E3 डॉट डेल्टा A3। यहाँ पर जो डेल्टा A के साथ 1, 2, 3 एंड 4 जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स अ नंबर। Delta A1 the first patch, delta A2 the second patch, third, fourth, fifth, sixth and so on. E1 means electric field strength for delta A1, E2 means delta electric field strength for delta A2, E3 means electric field strength for delta A3. अब एक पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट इक्वल डिस्टेंस इज सेम। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है E इक्वल्स टू KQ ओवर R स्क्वायर। इसमें E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये डिपेंड करती है R पर। अगर K और Q सेम है, K कांस्टेंट है, Q भी सेम है, यहाँ पर Q सेम है, K जो है दैट इज़ कांस्टेंट, फ्री स्पेस बिटवीन दिस Q चार्ज एंड द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो फिर E किस पे डिपेंड करता है? R पर। अब इस स्फीयर के केस में जहाँ पर पॉइंट चार्ज पड़ा है और स्फीयर की सरफेस जो है उस सरफेस का हर पॉइंट इस पॉइंट चार्ज Q से एक जितने डिस्टेंस पर होगा, इट मीन्स द R विल रिमेन सेम। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर में सेम रहेगी, जो भी उसकी स्ट्रेंथ होगी वो इस केस में सेम रहेगी। लिहाजा ये जो मैंने कहा कि ये जो E1 है वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो वही है जो E2 की है और ये वही है जो E3 की है एंड सो ऑन। और ये सारी स्ट्रेंथ जो है वो En की स्ट्रेंथ भी वही है और लेट्स से कि ऑल दीज स्ट्रेंथ्स आर इक्वल टू E। तो फिर इस फार्मूले को हम दोबारा से लिख सकते हैं अगेन। अब इसको मैं लिखता हूँ phi1 इक्वल्स, नाउ इट इज़ E डॉट डेल्टा A1, राइट। इसको अगर हम यूज़ करें E डॉट डेल्टा A1 को तो E डॉट ख़त्म हो जाएगा EA1 डेल्टा A1 कॉस थीटा। अब एक और पॉइंट आप यहाँ पे नोट करें कि इस स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया में इसका जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है इस जगह E, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो कौन सा केस बनता है यहाँ पे? थीटा इज इक्वल टू 0 व्हेन बोथ वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, देन थीटा इज 0। अब अगर इस केस में हम यहाँ पर इस थीटा की जगह 0 यूज़ करें तो फिर ये हमारे पास बनता है E डेल्टा A1 कॉज ऑफ 0।
तो हमारे पास जो phi 1 है दैट इज़ नाउ इक्वल्स टू ई डेल्टा ए 1 इंटू cos 0 इज इक्वल टू 1. So we get phi 1 equals E delta A1, right? This is magnitude of electric flux for this a small element of area delta A1. ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह से. So we get again similarly. So phi 2 is equal E delta A2 and phi 3 is E delta A3 and we go so on, we go the same and we get phi n is equal to E delta an. ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जितने फ्लक्स हैं स्मॉल पैचेस के वो सारे हम यहाँ पे जो है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया. अब हम यहाँ पे आते हैं और इसके साथ और फिर यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ या उसको बनाना नहीं देते, यहाँ आ जाते हैं. तो हमारे पास जो है टोटल फ्लक्स, अब इस टोटल सफ़ियर का जो फ्लक्स होगा, इधर जाते हैं, इधर इसको लिखते हैं कि टोटल फ्लक्स जो है सफ़ियर का, नाउ दैट इज़ इक्वल्स टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस सो ऑन प्लस इक्वल्स phi n. So that phi 1 is the flux of this small patch, phi 2 is the flux of this small patch, phi 3 is next, 4, 5 and so on. Adding all the fluxes we will get the total flux. So phi total is now equals phi 1 which is E delta A1 from this one, E delta A1 plus E delta A2 plus we go on and we go up to E delta an, right? अब यहाँ पे जो है वो E जो है वो कॉमन है, तो we get phi total equals E और हमारे पास कॉमन आएगा E, तो अंदर हमारे पास बचेगा E डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस सो ऑन प्लस डेल्टा A टाइम्स n. ठीक है बच्चों, तो इसके बाद यहाँ से मैं इधर आ जाता हूँ. इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से ताकि आपके पास सेव रहे. इसको फिर मैं अरेज करता हूँ. तो यहाँ से इसको अरेज किया और हमारे पास वहाँ से phi टोटल जो है वो हमारे पास आ गया E, और ये जो मैंने लिखा है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 एंड सो ऑन. दिस डेल्टा A1 इज़ अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ एरिया, स्मॉल. Delta A2 is next, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adding all these small areas, it gives the total surface area of sphere. Adding all these gives total surface area of sphere. ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास जो टोटल फ्लक्स होगा दैट विल बी E की वैल्यू ये वाली यूज़ करता हूँ मैं, that is KQ over R square. Total surface area of sphere is always 4 pi R square. ठीक है जी. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो R square is cancelled. We substitute the value of K. K is 1 over 4 pi epsilon naught. Remember we are using free space between the point charge Q and the surface of sphere. For free space we use epsilon naught. यहाँ पर 4 pi cancels, we get phi total equals Q over epsilon naught, and this is the final result for flux calculating through a sphere, right? ये जो फार्मूला है इससे हम किसी भी क्लोज्ड सरफेस का जो स्फीयर है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है, नाउ दैट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. नंबर 1, इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, हाउ मच चार्ज इज प्लेस्ड, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, एंड नंबर 2, it depends on the medium between charge and
द सरफेस, व्हाट इज़ मीडियम बिटवीन चार्ज एंड द सरफेस। ये जो पॉइंट चार्ज है Q, इसके और सरफेस के दरमियान फ्री स्पेस है, तो फिर फ्लक्स जो है वो ये होगा। अगर फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम आ जाता है तो फिर डेफिनेटली ये वाला फ्लक्स चेंज हो जाएगा। फिर एप्सिलॉन नॉट के साथ हम एप्सिलॉन आर भी लिखेंगे विच इज़ रिलेटिव परमिटिविटी। इसको समझने के लिए लेक्चर नंबर 1 पार्ट 2 कूलम्स लॉ आप लोग वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों इसके अलावा किसी भी चीज़ पे फ्लक्स जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा। इवन ये जो इसकी जो शेप है, ये जो शेप है इस पर भी जो फ्लक्स है वो डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर ये सफ़ियर है, अगर ये सफ़ियर ना होता, इसकी बजाय कोई और शेप होती लेकिन होती क्लोज्ड, तो फिर भी अगर हम कैलकुलेट करते तो हमारे पास फ्लक्स की जो वैल्यू है वो यही आती Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। सरफेस का क्लोज्ड होना ज़रूरी है, जबकि सरफेस की शेप जो है उसका कोई ख़ास या डेफिनेट कुछ होना ज़रूरी नहीं है। तो ये बच्चों हमारा जो लेक्चर नंबर 5 है उसका जो पार्ट 2 है उसको मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया। आप लोग इसमें ज़्यादा मैथमेटिकल पार्ट आया है, उम्मीद है आप लोग इसको मैथमेटिकल पार्ट को अंडरस्टैंड कर गए हैं। और अगर आप इसके बावजूद कोई क्वेश्चन जो है उसको आप पूछना चाहते हैं तो फिर मैं वही रिपीट करूँगा बात कि आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जब तक आप नहीं लिखेंगे मुझे अंदाज़ा नहीं होगा कि आपके जहन में क्या क्वेश्चन है या कहीं कोई कन्फ्यूजन या कोई बात मुझसे मिस हो गई है। तो बाज़ औक़ात ऐसा क्वेश्चन होता है जो टीचर को जो है वो सोचने पर मजबूर करता है डिफरेंट डायमेंशन से कि ऐसे भी चीज़ों को देखा जा सकता है। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप कोई टीचर हैं, कोई रिसर्चर हैं जो इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं, तो डेफ़िनेटली इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें, इसको मज़ीद किस तरह से देखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।